नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शरद भाई। पंडित जी, आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। अब चूंकि हम लोग नोएडा शहर में ही पैदा हुए, यहीं पर सारी चीज़ें हमने की। मैंने 93-94 में जब मैं छोटा था तभी मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और मैं समाजवादी पार्टी में मैंने 15 साल काम किया। मुलायम सिंह यादव जी ने एक राष्ट्रीय सहारा के खिलाफ एक हल्ला बोल रैली निकाली, जिसमें हम लोगों ने 150-200 गाड़ियों से एक बहुत बड़ा काफिला लेके और पूरे नोएडा शहर में हम लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। उस समय बीजेपी बहुमत में नहीं थी। 8 साल की राजनीति और अभी की राजनीति में आप किस तरीके से अंतर देखते हैं? आप ये देखिए, यादव परिवार, माननीय मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। एक बार उन्होंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। क्या हुआ? चाचा भतीजे की लड़ाई। भाई आप ये बताइए कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही पूरे प्रदेश को चलाएगी? 24 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में और उस 24 करोड़ की जनता में सिर्फ एक ही वर्ग के लोगों का भला होगा और किसी का नहीं। आप देखिए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया। सिर्फ लूट खसोट और माफियाओं को शरण देने के अलावा कुछ और अच्छा काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। आपने अभी जिक्र किया मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने दोनों लोगों ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी। दोनों लोगों में आपके द्वारा क्या अंतर देखा गया? देखिए, अंतर कुछ नहीं। माफिया जो छोटे माफिया थे वो आज आप देखिए वट वृक्ष बन गए थे। चाहे अतीक अहमद को लेके, चाहे मुख्तार अंसारी को लेके, चाहे और धनंजय सिंह या और बहुत सारे लोग। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जिस लिस्ट की वजह से लोग त्रस्त थे और इस त्रस्तता की वजह से लोगों को बड़ा मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा झेला लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर पर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई तो उन्होंने गोली इसलिए नहीं चलवाई कि वो मंदिर का भला होता, गोली इसलिए चलवाई कि एक विशेष वर्ग में वो अपनी जगह बना पाए, क्योंकि वो जान चुके थे कि एक MY फैक्टर अगर जब तक मैं नहीं लाऊंगा, नई चीज़ों को खड़ा करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने आप को मौलाना मुलायम सिंह तक कहलवाने में कोई गुरेज नहीं समझा। उन्होंने उस चीज़ के लिए भी खड़े हो गए। वो आपने उस समय भी एक बयान सुना होगा जिस समय अखिलेश यादव ने कांग्रेस पे जमकर निशाना साधा था। 7-8 साल पहले की, जबकि अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी की राजनीति में है कि सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ सपा यूपी में सरकार बनाना चाह रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये गठबंधन तो पहले भी हो चुका था, लेकिन गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भला बुरा कह करके अपने स्टेटमेंट में जनता को संबोधित किया। उसमें अलग तरीके के शब्दों का कांग्रेस को लेकर के उन्होंने यूज किया था, लेकिन फिर इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ फिर गठबंधन किया। नहीं तो इससे क्या आपको क्या लगता है कि क्या इस गठबंधन को इसलिए कर रहे हैं कि जनता का भला करना है? इसलिए गठबंधन नहीं किया इन्होंने कि जनता का कुछ भला हो जाए हमसे। गठबंधन सिर्फ इसलिए किया है कि हम कैसे बचे रहें या हम सत्ता में कैसे आए। तो आप सीधे तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव को कहीं न कहीं सत्ता का डर है। जब हम लोग समाजवादी पार्टी में थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने बात की उनसे, हमने बताया कि अधिकारियों का यह हाल है कि अधिकारी किसी की सुनते नहीं है और सब कार्यकर्ता त्रस्त हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब आप बेकार की बातें करते हो। हमने LIU की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और हम लोग दोबारा सरकार में आ रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि आप सरकार में नहीं आ रहे हो। जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये वो चापलूस है जो आपको बैठकर सिर्फ यहाँ पर ये बताते हैं कि ये अच्छा हो रहा है। मैं राजा के सामने कोई व्यक्ति ये नहीं बोलना चाहता कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत है बाहर। वो सिर्फ आपको हरा हरा दिखाना चाहते हैं, वो सच्चाई से आपको रूबरू नहीं कराना चाहते। और वही हुआ जब बाद में भाजपा की सरकार बनी और चीजें हुई तो उनको समझ में आया कि यार ये सही कह रहे थे, ऐसा नहीं था, सच्चाई तो कुछ और ही थी। इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को क्या लग रहा है कि चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी तो मुझे लगता है कि आप 10 सीटें थी पिछली बार उनकी, उन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया तो 10 में से 5 रह गई। आपका जब तक आप परिवारवाद का मोह नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक आप AC से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप बताएंगे नहीं। आपने साइकिल चलाई थी ना, जब आपने साइकिल चलाई तो आप गए ना आगे। जब आप बड़े नेता हो गए, आप AC में बैठना स्टार्ट करते, चीजें कर दी, आप नहीं किया तो लोग आपसे दूर हो गए।
एक तरीके से पॉलिटिकल सरगर्मियों को देखा जाए तो कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी कैंडिडेट मनोज तिवारी पे हावी नजर आ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं आप किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं हावी नजर आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कन्हैया कुमार का क्या अस्तित्व है, तो मनोज तिवारी बड़े नेता हैं। मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सारी चीज़ें उन्होंने चलाई, 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार फिर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि दिल्ली की 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और बहुत बहुमत से चुनाव जीत रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने नारा निकाला कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। इसके नारे को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सब लोग बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और हर जगह जहाँ पे उन्होंने जनता को संबोधित कर रहे हैं हर जगह इस नारे का प्रयोग किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसको किस रूप में आप देखते हैं? शरद जी, जब अन्ना आंदोलन से ये पार्टी, ये संगठन निकला, चीज़ें निकली, जिन लोगों ने फाउंडर थे जो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो आपके जो योगेंद्र यादव थे, आशुतोष जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक जुनून वाली राजनीति स्टार्ट की थी और एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि ऐसी लहर बनाई थी कि कुछ अलग हटके राजनीति की परिभाषा बदलने की बात कही थी उन्होंने। पर जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, चीजें आई, धीरे धीरे चीजें आगे आती चली गई। केजरीवाल जी ने उन सबको दरकिनार करके सबको अपने घर बैठा दिया और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखा जो यस मैन करना जानते थे, यस बॉस करना जानते थे। और चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे जैन हो, यही 3-4 लोग रह गए जो पुराने संगठन के लोग थे। वरना आप देखिए आज राघव चड्ढा कहाँ है, आप मुझे बताइए। आज कहीं आप देख पा रहे हैं किसी मीडिया चैनल पे, कहीं चीज पे राघव चड्ढा जी नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे ना। हरमान की हालत क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें दिन में ही अपना काम कर लेना और शाम तक पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप ये देखिए, हिंदुस्तान में कानून है कि आप गाड़ी भी ड्राइव करेंगे तो आपको ठीक होना चाहिए, मतलब आपने कुछ ऐसा सेवन नहीं किया हो जो कानून का उल्लंघन करता हो। उसके लिए भी आपको लाइसेंस के बावजूद भी आपको कानून इजाजत नहीं देता गाड़ी चलाने की। आपने इजाजत दी है पूरा प्रदेश चलाने की। आपने लोगों का भविष्य उस ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया है जिसे यही नहीं पता कि वो क्या क्या रहा, करके आ रहा, होना क्या चाहिए। अभी राघव चड्ढा का जो आपने जिक्र किया, उस राघव चड्ढा क्या करके आड़े हाथ ले रहे हैं कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, ऐसा कुछ? अब राघव चड्ढा भाई बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रभारी रहे चंडीगढ़ हरियाणा सब। आज वो नहीं है तो क्या ये जानने का हक नहीं है किसी को भी कि कहाँ हैं वो, या उनका कोई बयान नहीं आना चाहिए? अगर उनका कोई बयान नहीं आता तो ट्वीट ही कर दें, कुछ भी बता दें। उनकी तरफ से कुछ आया है? उनकी तरफ से कुछ नहीं आया ना। तो ये पार्टी अपनी तरफ से क्या छुपा रही है पता नहीं। पर आज की डेट में जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं है तो राघव चड्ढा या संजय सिंह ऐसे लोग जो पार्टी को चलाने की बात कर रहे हैं, या केजरीवाल जी की मिसेज चीज़ों को चला रही हैं, तो ये चीज़ें अब जनता जान चुकी है शरद जी। अब जनता भरमाने में आने वाली नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं तो वो तो कहते हैं मैं जेल से चलाऊंगा ना, वो तो कहते हैं कि हम जेल से चलाएंगे। हमें तो हटाने का कुछ संविधान में ऐसा है नहीं कि मुख्यमंत्री जेल में नहीं रह सकता। वो तो जेल में मैनुअल के हिसाब से है कि आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आप फाइलें साइन नहीं कर सकते, आप 10 लोगों से ज्यादा मिल नहीं सकते। तो वो तो कहते नहीं मैं तो जेल से चलाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं। हम तो आंदोलन कर रहे हैं आए दिन। आप देखिए चुनाव की वजह से रुका है, नहीं तो उससे पहले से हम लोग लगे थे। ये तो एलजी साहब को इस पे संज्ञान लेके इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, बर्खास्त करनी चाहिए दिल्ली की सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आ रहा है और बीजेपी पे उन्होंने जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि बीजेपी पार्टी ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए शरद जी, मुझे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अस्तित्व पे ही बड़ा वो लगता है। जब वो बहन जी के साथ थे तब चीज़ें देखिए आप, फिर भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री रहे, चीज़ें रही, उनको चीज़ें समझ नहीं आई। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको लगने लगा कि नहीं चीज़ें खराब हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। अखिलेश जी को उन्होंने नया सपना ही दिखा दिया कि हम जिस दल में जाते हैं वहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं। और हालत ये रही कि वो खुद चुनाव हार गए। धर्म सिंह सैनी उनके साथ गए, दारा सिंह चौहान उनके साथ गए, जितने लोग उनके साथ गए पार्टी छोड़ के, वो सब के सब चुनाव हारे, कोई चुनाव नहीं जीता। और रही बात यह कि जिस समाजवादी पार्टी को समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा और खड़ा किया, उस पार्टी के मंच पे उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए
कि वो राम के अस्तित्व पे उंगली उठाने लगे, वो रामायण फाड़ने की बात करने लगे और सारी चीजें करने लगे। तो मुझे तो लगता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है और वो अब चीजों को, अभी देखिए कल ही की मैं कोई खबर देख रहा था कि सभा कर रहे थे तो पब्लिक जूता फेंक के मार रही थी उनके ऊपर। अब इनकी स्थिति यहाँ आ गई है। यूपी की राजनीति में इस बार जो टिकट बांटने की प्रथा थी, उस टिकट बांटने की प्रथा में सपा और कई पार्टियों के द्वारा टिकट दिए गए, फिर टिकट लिए गए। इसमें क्या है, इसमें डर का माहौल कुछ की सीमा इस चुनाव में ज्यादा हो गई है? सबको कंफ्यूजन है ना। आप ये देखिए कि जो आपके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग थे उन्होंने आपकी शरद जी की तारीफ कर दी, शरद जी को टिकट दे दिया। बाद में और लोग गए तो उन्होंने उसकी तारीफ कर, अच्छा नहीं हटाओ, ये कैंडिडेट ठीक नहीं है, इसको दे दिया टिकट। तो ये सब चीजें क्या, इससे ये पता चलता है कि जो आपका मुखिया है वो मुखिया अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। जो कान भरने वाले लोग हैं या जो भरमाने वाले लोग हैं उन्हीं की बात मान के डिसीजन लेते हैं। आप रामपुर का टिकट ले लीजिए, आजम खान जी की तरफ से अपना आदमी खड़ा कर दिया गया और चीजें अपनी तरफ से खड़ी कर दी गई। गौतम बुद्ध नगर में देख लीजिए, पहले टिकट किसी और को दिया, बाद में फिर बदल के टिकट किसी और को दे दिया गया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि आप बौखलाए हुए हैं, आपको राजनीति समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्य क्या क्या 5 चीजें होंगी जिस पे सरकार काम करेगी? देखिए शरद जी, हमने तो 2047 तक का रोड मैप बनाया है देश के प्रधानमंत्री ने। आप देखिए कि आज हम लोग वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दी हम लोगों ने। आज हमारा ये हाल है कि हर जिले में हर जिले का नौजवान बाहर काम करने ना जाए, उसे उसके जिले में काम मिले। जो उस जिले का उत्पाद है वो कैसे बढ़ाया जाए, एमएसएमई इंडस्ट्री को कैसे आगे लेके जाया जाए, कैसे नौजवान को नौकर नहीं, नौजवान को इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बनाया जाए, इस सोच पे काम करते हैं। आज देखिए, आज जो कानून में जो बदलाव किए गए हैं वो ऐसे बदलाव किए गए हैं कि अब निर्धारित समय में लोगों को सजा मिल पाएगी, निर्धारित समय में लोगों को न्याय मिल पाएगा और निर्धारित समय में चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आप देखिए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम ले लो, चाहे आप कानून व्यवस्था ले लो, चाहे आप और कोई सारी, चाहे हेल्थ में ले लो, एक क्रांति है। एक लोगों को लगने लगा है कि कुछ काम हो रहा है, कुछ चीजें बढ़ रही हैं आगे। और इसी के वजह से आज देखिए कहीं भी मोदी मोदी हो रहा है और मोदी, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के आपका क्या कहना है? ओवैसी जी की तो हालत बड़ी खराब है मुझे लगता है। अब आप देखिए हैदराबाद से ओवैसी जी कहाँ निकल रहे हैं, पिछली बार पूरे देश में घूमा करते थे। अब ओवैसी जी को उनके घर में टक्कर देने के लिए कैंडिडेट खड़ा है, चीज़ें खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ओवैसी जी को भी अपनी सीट खतरे में लगती है। ओवैसी जी अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगामी चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटों की आप आशा लगा रहे हैं? देखिए, हमारा तो 400 पार का नारा है और हम तो 400 पार की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम 400 पार का जो नारा है उसको अचीव कर लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।